चलिए आरबीएससी का जो फिजिक्स का पेपर हुआ है उसका डिटेल सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन इसमें दिया है ये वाला ऑब्जेक्टिव। किसी बिंदु आवेश को केंद्र मानकर 15 सेंटीमीटर त्रिज्या का गोला खींचा जाए, उससे निर्गत फ्लक्स है फाई। यदि इस पृष्ठ की त्रिज्या को 3 गुना कर दें तो फ्लक्स पे क्या फर्क पड़ेगा। तो देखो भैया, पहले एक चार्ज है, यहाँ पे एक गोला बनाया गया है जिसकी रेडियस 15 सेंटीमीटर है। अब वो कह रहा है चार्ज को चेंज मत करो, आवेश को चेंज मत करो और त्रिज्या को 3 गुना कर दो बड़ा। एक बार बताओ, जो फ्लक्स है यानी कि जो विद्युत बल रेखाएं वो आवेश में से निकलती हैं, अब चाहे वो छोटा हो चाहे बड़ा हो वो तो उतनी निकलेंगी जितना आवेश है। इसलिए फ्लक्स यहाँ अगर 3 रेखा निकल रही है तो यहाँ भी 3 ही निकलेंगी क्योंकि आवेश चेंज नहीं हुआ है। तो फ्लक्स पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, फ्लक्स रहेगा सेम। तो इसका आंसर है फाइव, द आंसर है इस वाले का। अब चलिए अगले क्वेश्चन के ऊपर हम चलते हैं। दूसरा, वायु के लिए पराविद्युत सामर्थ्य का मान कितना होता है। तो वायु के लिए पराविद्युत सामर्थ्य सीधा एनसीईआरटी में लिखा हुआ है 3 × 10⁶ वोल्ट पर मीटर। इसके बाद प्रतिरोधकता का मात्रक ओम × मीटर होता है। इसके बाद में इस वाले में व्हीटस्टोन ब्रिज का बैलेंस सर्किट है, तो इसमें दे रखा है कि ये वाला होता है P, ये Q, ये R और ये S है। ये संतुलन अवस्था की शर्त है P/Q बराबर R/S। इसमें से वैल्यू लिखो, P की वैल्यू कितनी है 30 अपॉन में Q की वैल्यू कितनी है 10 इज इक्वल टू R की वैल्यू कितनी है 18 अपॉन में S की वैल्यू S। 0 से 0 कैंसिल हो जाएगी, यहाँ पे आएगा 3 इज इक्वल टू 18 अपॉन में S। अब हम क्या करेंगे, S इज इक्वल टू 18 अपॉन में 3, S इज इक्वल टू 6 ओम, इसका आंसर आ जाएगा। तो इसका आंसर है द, ये इसका आंसर है। आगे बढ़ते हैं। जब कोई आवेशित कण एक समान चुंबकीय क्षेत्र में लंबवत दिशा में गति करता है तो कण का पथ कैसा होगा। तो भैया सीधा सीधा डेरिवेशन है इसका। अगर थीटा कोण पे गति करता है तो कुंडलिनी गति होगी ये वाली, लेकिन वो 90 अगर थीटा है 90 डिग्री पे अगर वो प्रवेश करता है तो ऐसी कंडीशन में वृत्ताकार गति ही इसका आंसर है। अगला चलते हैं, अन्योन्य प्रेरण के सिद्धांत पर काम करने वाला उपकरण कौन सा है। तो भैया अन्योन्य प्रेरण म्यूचुअल इंडक्शन के सिद्धांत पर काम करने वाला है ट्रांसफार्मर। विस्थापन धारा का सीधा सीधा सूत्र है, ये विस्थापन धारा का सूत्र है। ये सीधे सीधे क्वेश्चन है जिनमें कोई दिक्कत नहीं है। जो न्यूमेरिकल वगैरह है या जो क्वेश्चन घूमे उनको ही केवल मैं कराऊंगा, सीधे सीधे क्वेश्चनों को मैं सॉल्व नहीं कराऊंगा। आगे बढ़ते हैं। देखो, किसी प्रकाशिक उपकरण का आवर्धन ऋणात्मक हो तो प्रतिबिंब सदैव कैसा होगा। प्रतिबिंब m है नेगेटिव, तो नेगेटिव है तो कन्फर्म है वो उल्टा बना है, और उल्टा प्रतिबिंब हमेशा वास्तविक होता है। कभी उल्टा प्रतिबिंब आभासी नहीं हो सकता क्योंकि आभासी प्रतिबिंब सीधा होता है। तो इसका जवाब है वास्तविक एवं उल्टा। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे, ये सीधा सीधा डेरिवेशन में से उठा लिया है। संयुक्त सूक्ष्मदर्शी के अभिदृश्यक और नेत्रका की आवर्धन क्षमता MO और ME है, तो दूरदर्शी की कुल आवर्धन क्षमता होगी MO × ME। नेक्स्ट टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। सूर्य से प्राप्त प्रकाश, इस क्वेश्चन में बहुत कंट्रोवर्सी हुई है इस बार। सूर्य से प्राप्त प्रकाश कैसा होता है। तो भैया सूर्य से प्राप्त प्रकाश होता है अध्रुवित। कईयों ने बताया है इसको आंशिक ध्रुवित, जो कि बिल्कुल ही गलत है। उसका रीजन है, ये कह रहा है सूर्य से प्राप्त प्रकाश तो होता है अध्रुवित, लेकिन ये कहता कि आकाश में जो प्रकाश होता है वो कैसा होता है। तो वो होता है आंशिक ध्रुवित, और उसकी वजह है प्रकीर्णन द्वारा ध्रुवण। और ये वाला टॉपिक अब हमारे सिलेबस में नहीं है तो इसका क्वेश्चन भी नहीं आएगा। सूर्य से आने वाले प्रकाश की बात कर रहा है तो वो अध्रुवित ही होगा, ध्यान रखें इस बात को। अगला क्वेश्चन है, किसी धातु से उत्सर्जित प्रकाशिक इलेक्ट्रॉन की या फोटो इलेक्ट्रॉन की अधिकतम गतिज ऊर्जा इतनी है तो निरोधी विभव या अंतक वोल्टता का मान। सीधा फॉर्मूला है कि जो के मैक्स है, के मैक्स बराबर होता है EV0। के मैक्स बराबर EV0, V0 यहाँ पे निरोधी विभव है, तो V0 इज इक्वल टू हो जाएगा के मैक्स अपॉन में E, और इसका मान दे रखा है कितना 1.8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट अपॉन में E से कट गया E, और आंसर आ गया V0 इज इक्वल टू 1.8 वोल्ट। सीधा सा सॉल्यूशन है, इसमें ज्यादा कुछ दिमाग लगाना ही नहीं था।
नेक्स्ट बढ़ते हैं आगे। फोटोन का संवेग होता है, तो भैया डी ब्रोगली वेवलेंथ का फॉर्मूला होता है h अपॉन में p। अब इससे पक्षांतरण करके निकाल लीजिए, p इज इक्वल टू आ जाएगा h अपॉन लैम्बडा। इसका सही सॉल्यूशन है ए। आगे बढ़ते हैं। संघट्ट प्राचल के अधिकतम मान के लिए अल्फा कण का प्रकीर्णन कोण कितना होगा। इसमें भी बहुत सारे लोग कंफ्यूज है, कोई 180 बता रहा है, कोई 90 बता रहा है। कुछ नहीं, इसका आंसर द है। उसका रीजन मैं समझाता हूं तुमको क्यों। मान के चलिए यहां पे नाभिक है, जो मान के चलो कोई अल्फा पार्टिकल है जो कि आता है यहां सेंटर पे, इसके पे बिल्कुल, और वो यहीं से वापस हो जाएगा। तो देखो, और एक आता है मान लो यहां पे, एक इस जगह पे आता है, मान लीजिए यहां पे, वो यहां से ऐसे चला जाता है। एक आता है सबसे दूर जो बिल्कुल भी प्रकीर्णित नहीं होता है, एकदम सीधा चला जाता है ऐसे। अब संघट्ट प्राचल किसे कहते हैं, इसका सेंटर लो, सेंटर पे से, सेंटर पे से ये देखो, ये है संघट्ट प्राचल बी, इसे बी से रिप्रेजेंट करते हैं। इस वाले के लिए संघट्ट प्राचल 0 होता है क्योंकि सेंटर की सीध में आ रहा है। इस वाले अगले वाले के लिए संघट्ट प्राचल ये होगा, ये। तो देख लो संघट्ट प्राचल ज्यादा है। अब इसके लिए संघट्ट प्राचल 0 है और थीटा का मान 180 है। लेकिन अगले वाले के लिए देखो, थीटा कुछ ना कुछ तो है, कम है लेकिन है जो भी है। लेकिन जो सबसे लास्ट वाला ये वाला अल्फा पार्टिकल है, ये वाला जो अल्फा पार्टिकल है, इसके लिए बी की वैल्यू सबसे ज्यादा है, बी की वैल्यू सबसे ज्यादा है, मैक्स है इसके लिए बी की वैल्यू। लेकिन ये मुड़ा है क्या, बिल्कुल भी नहीं मुड़ा, सीधा सीधा चला गया है, इसलिए इसके थीटा का मान 0 है इसके लिए। तो अगर इसके पास कोई जाएगा, यहां पे कोई जाएगा, तो वो पूरी तरह नहीं मुड़ेगा, तो हल्का सा मुड़ेगा, लेकिन मुड़ेगा और थीटा आएगा उसके लिए। लेकिन ये वाला सबसे दूर जा रहा है, इसलिए इसके लिए थीटा 0 होगा, क्योंकि बिल्कुल भी नहीं मुड़ेगा। तो इसका आंसर है 0 डिग्री। आगे चलते हैं। ये क्वेश्चन भी बहुत कंट्रोवर्सी क्रिएट की है इस वाले क्वेश्चन ने, तो इसका एक बार डिटेल सॉल्यूशन समझ लेते हैं। हाइड्रोजन परमाणु में किसी इलेक्ट्रॉन की पहली उत्तेजन अवस्था में आवश्यक उत्तेजन ऊर्जा का मान लिखिए। मतलब ये कह रहा है कि कोई इलेक्ट्रॉन है जो कि जनरली पहली ऑर्बिट में वो होता है इलेक्ट्रॉन, n इज इक्वल टू 1 पहली कक्षा में। अब इसको प्रथम उत्तेजन अवस्था यानी कि दूसरी कक्षा में पहुंचना है, यहां से दूसरी कक्षा में इलेक्ट्रॉन को पहुंचना है, पहली से पहुंचेगा दूसरी में, ये लो। अब ये कह रहा है इसको पहुंचाने के लिए कितनी एनर्जी हमको देनी पड़ेगी। तो भैया जिसको वैल्यू याद नहीं है वो याद कर लो। हाइड्रोजन परमाणु के लिए है, सीधी सीधी वैल्यू होती है। पहली कक्षा में ऊर्जा होती है -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, अगली वाली कक्षा में इलेक्ट्रॉन ऊर्जा होती है -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अगर मैं इसको नीचे से ऊपर पहुंचाना चाहता हूं तो एनर्जी गैप कितना है, ये देखो, डेल्टा ई बराबर होगा E2 माइनस E1, और डेल्टा ई बराबर आ जाएगा E2 की वैल्यू है -13.6, इसमें से माइनस करेंगे -3.4। तो ऐसा करने से सॉरी, इसमें क्या करो, उल्टा कर दिया हमने। इसमें माइनस के 3.4 में से माइनस करेंगे माइनस का 13.6, तो इसका जो आंसर आएगा डेल्टा ई इज इक्वल टू, इसका आंसर आ जाएगा प्लस का 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो ये वाले क्वेश्चन का सॉल्यूशन एक बार देख लीजिए। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। वे परमाणु जिनके परमाणु क्रमांक समान लेकिन द्रव्यमान संख्या भिन्न भिन्न होते हैं कहलाते हैं समस्थानिक कहलाते हैं। अकार्बनिक अर्धचालक, इसके एनसीईआरटी में सीधे सीधे उदाहरण लिखे हुए, एंथ्रासीन और पॉलीएनिलीन ये दोनों कार्बनिक के हैं, ये तात्विक का है और ये अकार्बनिक का है। आगे बढ़ते हैं। देखो ये खाली स्थान दे रखे हैं तुम्हारे, जिनमें एकल आवेश के लिए विद्युत बल रेखाएं त्रिज्यतः बाहर की ओर होती हैं। कैसे, ये मान के चलो कोई पॉजिटिव चार्ज है, धनावेश है, इसमें से बल रेखाएं बाहर की ओर निकलती हैं इस तरीके से। अगर नेगेटिव चार्ज यहां पे आ जाता तो उसमें त्रिज्यतः अंदर की ओर होंगी। ये त्रिज्यतः शब्द को लेके कंफ्यूजन अगर हुआ है तो मैं बता दूं, जैसे ये मैंने एक सर्कल बना दिया यहाँ पे, अब गौर से देखो इस जगह पे अगर इसकी दिशा की बात करें तो ये जो है ये त्रिज्या के अनुदिश चलते हुए बाहर की ओर गया है।
इसलिए शब्द काम में लिया है त्रिज्यतः, त्रिज्या के अनुदिश, इसलिए शब्द काम में लिया है। आगे बढ़ते हैं भैया अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, आंसर आएगा इकाई विद्युत क्षेत्र लगाने पर इलेक्ट्रॉनों के अब्बा वेग के परिमाण को विद्युतशीलता कहते हैं। क्यों? विद्युतशीलता का फॉर्मूला होता है म्यू इज इक्वल टू बी डी अपॉन में ई। अब इधर देखो, इकाई विद्युत क्षेत्र लगाने पर इलेक्ट्रॉनों के अब्बा वेग के परिमाण को क्या कहते हैं? ई की वैल्यू अगर 1 लिख दूं मैं तो म्यू बराबर आ जाएगा बी डी। तो देखो विद्युत क्षेत्र एकांक है तो आंसर म्यू किसके बराबर आ गया? बी डी के। इसका मतलब इकाई विद्युत क्षेत्र लगाने पर इलेक्ट्रॉनों का अब्बा वेग के परिमाण को ही विद्युतशीलता कहते हैं, जो म्यू से रिप्रेजेंट की जाती है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम। आगे देखो अगला क्वेश्चन है भैया, एक गैल्वेनोमीटर को वोल्टमीटर में रूपांतरित करने के लिए उसके श्रेणी क्रम में उच्च प्रतिरोध जोड़ा जाता है। ये सिंपल है, अगर यहाँ पे वोल्टमीटर की जगह अमीटर आ जाता और यहाँ श्रेणी की जगह समांतर आ जाता तो नगण्य प्रतिरोध वहां पर, जिसे अपन शंट कहते हैं, उसको जोड़ा जाता है। आगे बढ़ते हैं। किसी पदार्थ के प्रति एकांक आयतन में उत्पन्न परिणामी चुंबकीय आघूर्ण को चुंबकन तीव्रता कहते हैं। क्योंकि एकांक आयतन में उत्पन्न परिणामी चुंबकीय आघूर्ण, क्योंकि चुंबकन तीव्रता I इज इक्वल टू होता है m अपॉन बी। बी का मान 1 है तो I बराबर आ जाएगा m और I होती है चुंबकन तीव्रता। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, एक संपूर्ण चक्र में प्रत्यावर्ती धारा का मान 0 होता है। कारण कि भैया इस तरह का ग्राफ बनता है प्रत्यावर्ती धारा का, अगर वो पहले राउंड में पॉजिटिव है तो दूसरे में नेगेटिव होगा। जितनी वैल्यू आधे राउंड में पॉजिटिव है उतनी वैल्यू आधे राउंड में नेगेटिव है। तो पहले वाले में अगर प्लस एक्स है तो दूसरे वाले में यही वैल्यू माइनस एक्स आएगी और टोटल करेंगे तो 0 आ जाएगा। ये माइनस है ना। आगे बढ़ते हैं। अगला, एक अवतल दर्पण की त्रिज्या 24 सेंटीमीटर, इसकी फोकस दूरी कितनी होगी? तो एक चीज यहां कंफर्म करें कि भैया दर्पण दिया है अपन को, स्पेसिफिक दर्पण दिया है अवतल, और वक्रता त्रिज्या कितनी दे रखी है? 24। अवतल है तो वक्रता त्रिज्या फोकस दूरी दोनों नेगेटिव होंगी तो ये -24 है, ये हमको आना चाहिए। फोकस दूरी अब जो 12 लिखे हैं उनका भैया नंबर कट भी सकता है, नहीं भी कट सकता, दोनों ही बात है, लेकिन -12 ही लिखना था इसमें। फिर भी अगर किसी ने 12 लिख दिया है तो जरूरी नहीं है नंबर कटे, मिल भी सकता है। इसके बाद आगे चलते हैं। किसी अवरोध के किनारों से किसी प्रकाश तरंग का मुड़ना विवर्तन कहलाता है, तो सीधी परिभाषा है। अब ये वाले क्वेश्चन में भी कई बच्चे बहुत कंफ्यूज हुए। विभव v द्वारा उत्पन्न इलेक्ट्रॉन की डिब्रोगली तरंग दैर्ध्य, तो भैया लैम्बडा का फॉर्मूला होता है लैम्बडा इज इक्वल टू 12.27। इसका फॉर्मूला होता है हमारे क्या है सिलेबस में सब जगह ये एंगस्ट्रॉम में, तो हम इसको पढ़ते हैं 12.27 बटे अंडर रूट बी एंगस्ट्रॉम, और इसमें पूछ लिया नैनोमीटर में। अब बच्चे कंफ्यूज, तो नैनोमीटर में बदल लो इसको, नैनोमीटर में आ जाएगा 1.227 अपॉन में अंडर रूट बी। इस तरह इसका आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9। इसकी पहली कक्षा की त्रिज्या इतनी है तो अगली कक्षा की त्रिज्या, तो इसका सिंपल Rn बराबर होता है n स्क्वायर इंटू आर नॉट। पहली कक्षा की जो त्रिज्या है उसमें n स्क्वायर से डिवाइड करेंगे, n स्क्वायर दूसरी कक्षा के लिए n स्क्वायर हो जाएगा 4। जब 4 का मल्टीप्लाई हम 0.5 इंटू 10⁻−10 से करेंगे तो इसका मल्टीप्लाई से करने पे 2 आ जाएगा, तो 2 इंटू 10⁻−10 मीटर। अब इस वाले क्वेश्चन में भी बहुत कंफ्यूजन हुआ है बच्चों को। अब द्रव्य अर्धचालक P व N प्रकार के होते हैं, ठीक। देखो अब द्रव्य जो अर्धचालक है ना, इसमें जिस बच्चे ने लिखा है बाह्य उसका भी सही है, जिस बच्चे ने लिखा है P व N उसका भी सही है, और जिस बच्चे ने लिखा है 2 प्रकार के होते हैं तो उसका भी सही है। तीनों ही जवाब सही है, कंफ्यूज ना हो, तीनों में नंबर मिलेंगे क्योंकि तीनों ही इस लाइन के अनुसार फिट आंसर बैठते हैं। अब इसके बाद छोटे छोटे जो क्वेश्चन हैं उनकी तरफ हम बढ़ जाते हैं और कुछ न्यूमेरिकल को करा के कंप्लीट करते हैं। देखो एकल आवेश के लिए, एकल धनावेश के लिए समविभव पृष्ठ अगर बनाना है, एकल धनावेश है, ये पॉजिटिव चार्ज है, इसके लिए समविभव पृष्ठ गोलाकार बनेगा और इस तरह चित्र बना के आना था। ये 1 मार्क्स का क्वेश्चन था। ओम के नियम के अनुसार बी और आई के मध्य ग्राफ 10th क्लास का क्वेश्चन है ये, तो बी और आई इसके बीच में सीधा ग्राफ ऐसा बनता है, ये ग्राफ बना के आ जाओ। अनुचुंबकीय पदार्थ किसे कहते हैं? परिभाषा है। स्वप्रेरण को जड़त्व क्यों कहते हैं?
स्वप्रेरण को जड़त्व क्यों कहते हैं विद्युत धारा का? क्यों? क्योंकि स्वप्रेरण के कारण उत्पन्न धारा प्रवाहित धारा में परिवर्तन का विरोध करती है, इसलिए इसे विद्युत धारा का जड़त्व कहते हैं, क्योंकि इसका यह गुण यांत्रिक जड़त्व के समान होता है। ये क्वेश्चन 2019 में बोर्ड में पूछा गया है, उसके बाद में भी कई बार इसको इस साल आया है, तो सब टीचर इसको लिखवाते हैं। सिंपल सीधा क्वेश्चन है। कला संबद्ध स्रोत, किसी पदार्थ की दहलीय आवृत्ति को परिभाषित करो। आयनन ऊर्जा, ये देखो आयनन ऊर्जा को थोड़ा सा देख लो। किसी परमाणु के किसी भी ऊर्जा स्तर में कोई इलेक्ट्रॉन मौजूद है, उसको मुक्त करने के लिए यानी कि उसे अनंतवीं कक्षा में पहुंचाने के लिए, पहली में तो पहली से अनंत, दूसरी है तो दूसरी से अनंत में पहुंचाने के लिए आवश्यक ऊर्जा क्या कहलाती है? आयनन ऊर्जा। सीधा सीधा जैसे लिखा है कि किसी इलेक्ट्रॉन को परमाणु किसी कक्षा से मुक्त करने के लिए आवश्यक ऊर्जा क्या कहलाती है? आयनन ऊर्जा। या फिर किसी परमाणु किसी कक्षा से इलेक्ट्रॉन को अनंतवीं कक्षा में पहुंचाने के लिए आवश्यक ऊर्जा क्या कहलाती है? आयनन ऊर्जा। तो भी उसका जवाब एकदम सही है। आइंस्टीन का ऊर्जा द्रव्यमान समीकरण E = mc² या डेल्टा mc², इसे लिख सकते हो। आगे बढ़ते हैं। अगला ये न्यूमेरिकल है, इनके सॉल्यूशन में लास्ट में कराता हूं, बाकी ये सब सीधे सीधे क्वेश्चन है। चुंबकीय बल रेखाओं 2 गुण, प्रत्यावर्त धारा जनित्र का नामांकित चित्र। आगे बढ़ते हैं। ये वाला क्वेश्चन है, इसका मैं सॉल्यूशन लास्ट में करवाऊंगा। विद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम, कोई 3 तरंगों के नाम। तो भैया बहुत सारी तरंगे, कोई सी 3 लिख दो 7 में से। रेडियो तरंगे, माइक्रो तरंगे, गामा, और कोई सी 3 लिख दो इसमें 7 में से। ये वाला न्यूमेरिकल है, इसका सॉल्यूशन मैं लास्ट में कराता हूं। स्नेल का नियम सीधा सीधा किताब में से दिया है, व्यतिगण की परिभाषा और ध्रुवण की परिभाषा है। ये वाला न्यूमेरिकल, इसका सॉल्यूशन कराते हैं लास्ट में। क्वांटीकरण की द्वितीय विपरीत, डी ब्रोगली, इसमें द्वितीय विपरीत की व्याख्या करवाई है। व्याख्या सीधी सीधी बुक में है, परिभाषा पूछी है यहाँ पे, आगे देखिए। इसमें सीधे सीधे वो क्वेश्चन है जो किताब में से डायरेक्ट इंपॉर्टेंट पहले से बता रखे, वही सीधे सीधे क्वेश्चन आए, कुछ भी घूम के नहीं आया। 19वें क्वेश्चन का डिटेल सॉल्यूशन अभी कराता हूं, और इस वाले क्वेश्चन में ये सीधा सीधा ही क्वेश्चन है, तो जो जो न्यूमेरिकल है उनके सॉल्यूशन हम देख लेते हैं, बाकी तो सब हो ही जाएगा। चलिए, ये चौथा क्वेश्चन था, इसका सॉल्यूशन देखो। 6 माइक्रोफैराड धारिता के 3 संधारित्र समांतर क्रम में या पार्श्व क्रम में जुड़े हैं, इनकी तुल्य धारिता कितनी होगी? तो देखो भैया, इस वाले का 3 संधारित्र हैं, एक यहां पर है, दूसरा यहां पर, तीसरा यहां पर, और ये समांतर क्रम में जुड़े हुए हैं, इस तरीके से पैरेलल कॉम्बिनेशन में है। ये सभी के सभी जो संधारित्र हैं, ये वाला 6 माइक्रोफैराड, 6 माइक्रोफैराड, 6 माइक्रोफैराड, और समांतर क्रम में C इक्विवेलेंट बराबर होता है C1 + C2 + C3। C इक्विवेलेंट बराबर 6 + 6 + 6, और C इक्विवेलेंट बराबर 18 माइक्रोफैराड इसका आंसर है। एकदम सरल न्यूमेरिकल था, और जो भी 1.5 नंबर में और था। चलिए, और एक न्यूमेरिकल ये था, पूरब से पश्चिम दिशा में 5 मीटर लंबा सीधा क्षैतिज तार इतने पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र के क्षैतिज घटक के लंबवत 2 मीटर पर सेकंड से गति कर रहा है, तो प्रेरित विद्युत भागबल, सीधा फॉर्मूला है मोशनल ईएमएफ का, गतिज विद्युत भागबल E बराबर होता है BBL। सारी वैल्यू हमको दे रखी है, और कौन सी वैल्यू कितनी है देखो। चुंबकीय क्षेत्र कितना है? 0.3 × 10⁻⁴ टेस्ला। साथ में तार की लंबाई कितनी दे रखी है? 5 मीटर, और हमको दे रखा है इसका वेग कितना? 2 मीटर पर सेकंड। वैल्यू लिख दो, सीधा आंसर है। E = 0.3 × 10⁻⁴ इंटू वेलोसिटी 2 है, और लेंथ कितनी है? 5। मल्टीप्लाई करो, 5 दूनी 10, और इसमें मल्टीप्लाई करेंगे 3 × 10⁻⁴ वोल्ट। ये आंसर आ जाएगा। या फिर इसे लिख सकते हो E = 0.3 मिली वोल्ट, इसका आंसर आ जाएगा। ये आंसर इसका है भाई, देख लो। आगे बढ़ते हैं। ये वाला क्वेश्चन बहुत बच्चों को कंफ्यूजन क्रिएट किया है इस वाले क्वेश्चन ने, जबकि इसमें है वह कुछ नहीं। देखो 10वां क्वेश्चन, एक छोटी दूरबीन की आवर्धन क्षमता है 9, छोटी दूरबीन की मैग्निफिकेशन है 9। आगे बढ़ते हैं। नलिका की लंबाई है 100 सेंटीमीटर, नलिका की लंबाई है 100 सेंटीमीटर, जो टेलीस्कोप की लेंथ है टोटल। दूरबीन के अभिदृश्यक तथा नेत्रिका की फोकस दूरियां, मतलब हमसे पूछ रहा है FO की वैल्यू
और एफ ई दोनों की वैल्यू पूछ रहा है। इसका आंसर निकालते हैं। देखो इसमें थोड़ा सा तुमको डायग्राम अगर याद हो तो m इज इक्वल टू होता है आवर्धन का सूत्र FO अपॉन में FE। साथ में ही एक चीज और हम पढ़ते हैं कि FO प्लस FE बराबर होता है L, नलिका की लंबाई के बराबर होता है। तो यहां से एक काम करो, पहले तुम वैल्यू निकालो किसकी, FO प्लस FE इज इक्वल टू L की वैल्यू कितनी है 100। अब ऐसे करो, यहां से एक वैल्यू निकाल लो। चलो मैं FE की वैल्यू निकाल लेता हूं। FE इज इक्वल टू 100 माइनस FO। इस वैल्यू को निकाल के बस इसमें रख दो, आंसर आ जाएगा। मैग्निफिकेशन कितना है 9, मैग्निफिकेशन तो 9 है। FO अपॉन में FE कितना है 100 माइनस FO। सॉल्व करेंगे 900 माइनस 9FO इज इक्वल टू FO। इसको ट्रांसफर करेंगे तो 900 इज इक्वल टू 10FO और FO इज इक्वल टू 90 सेंटीमीटर। ये तो FO आ गया। दूसरा उसने पूछा है FE की वैल्यू, FU का मान निकालेंगे तो FE की वैल्यू देखो, FO प्लस FE कितना है, FO प्लस FE इज इक्वल टू L। अब FO की वैल्यू कितनी है 90 प्लस FE इज इक्वल टू 100 और FE इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर। इसका आंसर आ जाएगा। ये इस वाले का आंसर है, एक बार देख लीजिए। और ऐसे किया है तो सही है। अगर तुमने फॉर्मूला सही लगाए, लास्ट में आंसर नहीं आ रहा, तो हो सकता है तुम्हारा इसमें से एक आध नंबर मिल जाए उसमें। आगे बढ़ते हैं। 20 वाट का एक बल्ब है, 5 × 10⁻⁻19 फोटोन प्रति सेकंड उत्सर्जित करता है। प्रत्येक फोटोन की ऊर्जा ज्ञात करो। तो हमको क्वेश्चन में जो गिवन है जो वैल्यू वो लिख लेते हैं। बल्ब की जो पावर है वो है 20 वाट। इसके साथ में बल्ब से फोटोन की संख्या है 5 × 10⁹। इतने फोटोन प्रति सेकंड निकल रहे हैं। तो वो कह रहा है कि प्रत्येक फोटोन की ऊर्जा। इसका फॉर्मूला याद होना चाहिए सीधा सीधा, चूंकि P बराबर होता है NE अपॉन में टाइम है T। अच्छा, इसमें पूछा गया कि प्रति सेकंड निकल रहे हैं तो टाइम 1 सेकंड है, टाइम 1 सेकंड है। यहां से हमको नंबर एनर्जी चाहिए एक फोटोन की, तो एनर्जी हो जाएगी PT अपॉन में N। P कितना है, पावर कितना है बल्ब का 20 वाट, इंटू टाइम है 1 सेकंड, अपॉन में नंबर ऑफ फोटोन कितने हैं 5 × 10⁻⁹। तो E इज इक्वल टू आ जाएगा, इसमें भाग लगाएंगे तो 20 इंटू ये -9 नहीं है, ये वाला +9 था, इंटू 1 10⁻⁹। ऊपर जाएगा तो 10⁻⁻9 जूल। ये एनर्जी आई है जूल में। और कोई इलेक्ट्रॉन वोल्ट में अगर निकालना चाहे तो 4 × 10⁻⁹ अपॉन में 1.6 × 10⁻⁻19 से डिवाइड कर दो और E इज इक्वल टू आंसर आ जाएगा। जब 4 को 1.6 से डिवाइड करोगे तो 2.5 इंटू 10⁻10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। एक फोटोन की एनर्जी इलेक्ट्रॉन वोल्ट में इतनी आ गई और जूल में इतनी आ गई। तुम जूल निकाल के आए हो वो भी सही है, क्योंकि इसमें ऐसा कुछ कंडीशन दी नहीं है कि इलेक्ट्रॉन वोल्ट में निकालो, और पूरा निकाल के आ गए तो वो भी सही है। चलो आगे बढ़ते हैं। एक लास्ट ये वाला न्यूमेरिकल, इसके दो पार्ट हैं, एक ये वाला एक ये वाला। देखो, सिद्ध कीजिए प्रत्यावर्ती धारा IM का जो शिखर मान है वो वर्ग माध्य मूल मान के √2 गुना होता है। ये तो सीधा डेरिवेशन है, तो इसमें तो कुछ बताने वाली न्यूमेरिकल जैसी कोई बात ही नहीं है। दूसरा देखो, प्रत्यावर्ती धारा और वोल्टता दे रखी है, परिपथ की शक्ति औसत शक्ति पूछ रहा है। तो भैया सीधा फॉर्मूला है, क्वेश्चन में जो गिवन है उसके हिसाब से ये देखो, I की जो वैल्यू है वो हमको दे रखी है, I0 की वैल्यू है इसमें 4, क्योंकि ये 4 ये रही। इसके बाद B0 की जो वैल्यू है वो हमको दे रखी है कितनी 200, और इसमें जो फाई है वो दे रखा है हमको π/3। फाई हमको दे रखा है π/3, निकालते हैं। अच्छा, किसी परिपथ की औसत शक्ति P एवरेज का फॉर्मूला होता है IRMS इंटू BRMS इंटू cos फाई, ये होता है। लिखो, सारी वैल्यू लिख दो एज इट इज, आंसर आ जाएगा। P एवरेज इज इक्वल टू IRMS। देखो I0 पता है,
तो आई आर एम एस निकालते हैं। आई आर एम एस बराबर होगा आई नॉट बटे अंडर रूट 2, यानी कि 4 बटे अंडर रूट 2, तो यह आ जाएगा 4 बटे अंडर रूट 2 इंटू बी आर एम एस निकालते हैं। तो बी आर एम एस बराबर होगा बी नॉट बटे अंडर रूट 2, यानी कि 200 बटे अंडर रूट 2 और इंटू कॉस फाई। कॉस फाई की वैल्यू हमको दे रखी है पाई बाई 3। आगे बढ़ते हैं। पी एवरेज इज इक्वल टू, ये आ जाएगा 4 बटे 2 इंटू 200 कॉस पाई बाई 3, यानी कि कॉस 60 की वैल्यू होती है अंडर रूट 3 बटे सॉरी कॉस 60 होता है 1/2, कॉस 60 होता है 1/2। यहां ये है 4, ये वाली वैल्यू है 4 और ये 2 to 4 और पी एवरेज इज इक्वल टू आ गया 200 वाट। ये इसका आंसर है। फाइनली 200 वाट इसकी औसत शक्ति होगी परिपथ की। तो 19वें क्वेश्चन के अथवा में जो क्वेश्चन था इस वाले का सॉल्यूशन एक बार और देख लीजिए। इसमें कह रहा है सिद्ध कीजिए कि एक पूरे चक्र में प्रेरक की आपूर्ति शक्ति 0 होती है। तो देख भैया पहले का सॉल्यूशन प्रेरकत्व की बात कर रहा है और किसी प्रेरकत्व की शक्ति जो होती है उसका फॉर्मूला होता है P इज इक्वल टू माइनस ई आर एम एस इंटू आई आर एम एस इंटू साइन 2 ओमेगा टी। अगर हम पूरे चक्कर के लिए औसत लेते हैं तो एवरेज P इज इक्वल टू माइनस ई आर एम एस इंटू आई आर एम एस इंटू एवरेज लेंगे साइन 2 ओमेगा टी का, और जिसमें साइन का कोई भी फलन जो टाइम पे आश्रित है उस वाले फलन का औसत जो आएगा पूरे चक्कर के लिए वो 0 आएगा। तो जब इसका आंसर 0 आएगा आर एम एस इंटू 0 आएगा तो 0 करने पे एवरेज शक्ति जो है वो 0 आ जाएगी। ये इस वाले का सॉल्यूशन है, बहुत शॉर्ट सॉल्यूशन है और 2 नंबर का हो रहा है। जबकि दूसरे वाले का सॉल्यूशन एक बार देख लीजिए। लास्ट दूसरे वाले का सॉल्यूशन है कि एलसीआर परिपथ में रेजिस्टेंस इतना है और एक्सएल एक्सी इतने हैं तो कुल प्रतिबाधा। तो देखो भैया पहली बात तो इसका डायरेक्ट ही आंसर सरल है, क्यों एक्सएल एक्सी बराबर दे दिए इसमें तो कैलकुलेशन ही नहीं बची इसमें। जेड एलसीआर का फॉर्मूला होता है अंडर रूट के अंदर आर स्क्वायर प्लस एक्सएल माइनस एक्सी, या उल्टा भी कर सकते हो एक्सी माइनस एक्सएल का होल स्क्वायर। अब देखो आर स्क्वायर, आर है 24 का स्क्वायर प्लस एक्सएल दिया है 110 और एक्सी 110, तो 110 माइनस 110 का होल स्क्वायर, ये तो आपस में कैंसिल ही हो गए। जेड एल सी आर बराबर अंडर रूट के अंदर 24 का स्क्वायर प्लस यहाँ पे 0 बचा इज इक्वल टू 24 का स्क्वायर का अंडर रूट होगा तो 24 ओम। इसका ये फाइनल आंसर है 24 ओम। ये वाला सवाल था। पूरे पेपर का डिटेल सॉल्यूशन मैंने दे दिया है। सारे क्वेश्चनों के जो जो डाउट थे मैंने सारे क्लियर कर दिए, एकदम इसमें कोई भी डाउट नहीं है। सारी चीजें क्रॉस चेक करके बढ़िया तरीके से बताई गई हैं जिससे कि बाद में कोई डाउट ना बचे। थैंक यू।